हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फर्स्ट ईयर का परमाणु संरचना पहला लेसन है। तो टिप्स बाय टिप्स बताऊंगी जिससे आप लोगों को एकदम समझ में आएगा। तो देर किस बात की, चलिए हम पढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की। परमाणु शब्द का प्रयोग किसने और क्या होता है परमाणु, आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु शब्द का प्रयोग जॉन डाल्टन ने किया था। तो अब हम बताएंगे कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु किसी भी तत्व के वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं। परमाणु तत्व के वे सूक्ष्मतम अणु जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाता है। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, बट बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत कठिन होता है परमाणु। गाइस, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, जिससे पढ़कर आप लोग एकदम से याद कर सकते हैं। तो परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने किया था। और इनकी कौन कौन से बिंदु हैं, इनकी 5 बिंदु होते हैं। नंबर 1 बिंदु है परमाणु अति सूक्ष्म व अविभाज्य कण होते हैं। परमाणु अति सूक्ष्म व अविभाज्य कण होते हैं। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। नंबर 3 टिप्स है कि एक ही तत्व के परमाणु का आकार व द्रव्यमान समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के आकार का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। नंबर 5 टिप्स है दो परमाणु आपस में जुड़कर, अगर दो परमाणु आपस में जुड़ेंगे और संयुक्त निर्माण करेंगे तो एक संयुक्त परमाणु बनेगा। जैसे कि आपस में दो अणु जुड़ेंगे तो संयुक्त अणु बनेंगे और परमाणु जुड़ेंगे तो संयुक्त परमाणु बनेंगे। इसमें से जॉन डाल्टन का 2 ही सिद्धांत सत्य हुआ। नंबर 2 सत्य हुआ, परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। और दो परमाणु आपस में जुड़कर संयुक्त परमाणु का निर्माण करते हैं। परमाणु की संरचना आधुनिक खोजों से सिद्ध हुआ कि परमाणु विभाज्य कण है, अर्थात परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इन कणों को मूल कण कहते हैं। मतलब पेपर में आता है कि मूल कण किसे कहते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि मूल कण तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो मूल कण वो होता है जिससे परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इन कणों को ही मूल कण कहते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि संकेत और आवेश द्रव्यमान किलोग्राम में, द्रव्यमान ओएमयू में। ये समझ में नहीं आता है बच्चों को। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 प्लस 6 गुणे 10 के घात -19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर होता है 1 पॉइंट गुणे 10 के घात -19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान किलोग्राम में 9 पॉइंट गुणे 10 के घात -31 किलोग्राम में होता है। और प्रोटॉन का 1.67 गुणे 10 के घात -27 किलोग्राम होता है। और न्यूट्रॉन का 1.67 गुणे 10 के घात -27 किलोग्राम होता है। और इसकी खोज किसने की थी, ये तो मैंने सामने लिख दिया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि कैथोड किरण की खोज किसने की थी। तो कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन की खोज जूलियस फ्लीकर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था कि यदि एक लंबी कांच को विद्युत विसर्जन नलिका में कम दाब पर गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कैथोड की तरफ से, अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे दूसरी टिप्स। मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं कि मतलब सामने की दीवार पर कुछ किरणें निकलकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं, इन्हें कैथोड किरण कहते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं हम आप लोगों को बताएंगे। इनकी हम 5 विशेषताएं बताएंगे जो पेपर में अक्सर पूछी जाया करती हैं।
तो नंबर 1 है कैथोड किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें सूक्ष्म कण कहते हैं। कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित किरणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं और फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। अब हम आपको बताएंगे धन किरणें की खोज या प्रोटॉन की खोज। आप लोग धन किरणों की खोज से अचंभित मत होइएगा, क्योंकि प्रोटॉन ही इनका नाम है। इनकी कई नाम है, जैसे फेनाल किरणें, गोल्डस्टीन किरणें और धन किरणें, और प्रोटॉन भी कहा जाता है इनको। तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि यदि एक लंबी कांच की विद्युत विसर्जन नलिका में छिद्रित कैथोड का प्रयोग करके कम दाब पर गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो एनोड की तरफ से होते हुए सामने की दीवार पर चमक उत्पन्न करती है। इन किरणों को धन किरणें, मैंने आप लोगों को पहले ही बताई कि इन किरणों को धन किरणें, फेनाल किरणें और गोल्डस्टीन किरणों के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी विशेषताएं भी होती हैं। तो इनकी विशेषताएं लगभग कैथोड किरणों की विशेषताओं से मैच खाती हैं, बट आप लोगों को बता दें, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि बताया ही नहीं था आपने। तो ये हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं और यह सूक्ष्म तथा विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। ये ऋणावेशित न होकर धनावेशित किरणों से मिलकर बनी होती हैं, क्योंकि विद्युत विक्षेपण के दौरान ये ऋणावेशित प्लेटों को मोड़ने का प्रयास करती हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक नामक वैज्ञानिक ने, जब बेरिलियम तथा बोरान जैसे हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी हो जाती है तो उसे उदासीन वेदी कणों का उत्सर्जन होता है, जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। ये कण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते और इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये आप लोग ये टिप्स याद कर रखिएगा। ये कण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते और उनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान में लगभग बराबर होता है। 1911 ईस्वी में नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन की ओर से किया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अक्सर पूछा जा करता है, आज हम आप लोगों को बता देंगे। तो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, जिसका अधिकांश भाग खोखला होता है। और नंबर 2 टिप्स है कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म संघनधारी धनावेशित केंद्र स्थित होता है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि नाभिक या न्यूक्लियस किसे कहते हैं, बट आप लोग याद कर लीजिए। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में उपस्थित अति सूक्ष्म संघनधारी धनावेशित केंद्र स्थित होता है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु का धनावेश इसके नाभिक में स्थित होता है। धनावेश मतलब प्रोटॉन इसके नाभिक में स्थित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः इसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक बहुत होता है। नाभिक की त्रिज्या याद रखिएगा। नाभिक की त्रिज्या बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता है। तो इसकी त्रिज्या होती है 10-13 सेंटीमीटर और परमाणु की त्रिज्या होती है 10-8 सेंटीमीटर। फिर से नोट कर लीजिए, नाभिक की त्रिज्या होती है 10-13 सेंटीमीटर और परमाणु की त्रिज्या होती है 10-8 सेंटीमीटर। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता और क्लास में भी नहीं बताया था और उनको समझ में भी नहीं आता है। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि
5-6 पॉइंट्स होते हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, आप ये भी कह सकते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब हम बताएंगे समभारिक। समभारिक या समस्थानिक पहले बता देते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा भार भिन्न भिन्न, परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं बट भार भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। समभारिक किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। समन्यूट्रॉनिक ऐसे तत्व जिनकी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समइलेक्ट्रॉनिक ऐसे अणु परमाणु या आयन जिनसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, समन्यूट्रॉनिक, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, समइलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। और समविन्यासी ऐसे अणु जिनके परमाणु की संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समविन्यासी कहलाते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि फ्लैक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है फ्लैक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। तो फ्लैक का क्वांटम सिद्धांत है 1900 ईस्वी में मैकस फ्लैक ने विकिरण ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे मैकस फ्लैक का क्वांटम सिद्धांत कहा गया था। इसके द्वारा 2 पॉइंट्स आप लोग हमेशा याद रखिएगा। किसी वस्तु के द्वारा विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से न होकर असतत रूप से होता है। और नंबर 2 मतलब टिप्स है, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन निश्चित ऊर्जा के रूप में होता है। अब हम आप लोगों को सवाल तो आप लोग लगा ही लेंगे। और क्वांटम की ऊर्जा बराबर E बराबर hv बराबर hc बटे लैम्ब्डा होता है। अब हम आप लोगों को बताएंगे बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है? नील बोर ने फ्लैक क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। नंबर 1, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते रहते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का कोण गुणित होता है। नंबर 3 टिप्स से प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, अतः इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। नाभिक से इन कक्षाओं को क्रमशः के एलिमेंट से या 1 2 3 4 से प्रदर्शित करते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में घूमता रहता है तब तक वह ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा वाली कक्षाओं में रहता है। इस अवस्था के परमाणु को मूल अवस्था कहते हैं। कोई पूछे कि मूल अवस्था क्या है तो बहुत लोग पढ़ के तो जा चुके हैं, मगर उनको पता ही नहीं होता है कि मूल अवस्था क्या है। तो मूल अवस्था आप लोग भी जान लीजिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा वाली कक्षाओं में रहता है। इस अवस्था के परमाणु को मूल अवस्था कहते हैं। तो आज हम आप लोगों को यहीं तक पढ़ाएंगे, फिर कल से पढ़ाएंगे डी ब्रोगली का द्वितीयक प्रकृति का सिद्धांत। दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे, दूसरे वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आज की वीडियो पर यहीं तक एंड करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।